हिशाम ने उसे देखते हुए चाय का मग खाली किया। वो उससे कुछ फासले पर इशारों की ज़बान में अपने सामने बैठी औरतों और बच्चों से मुखातिब होकर उन्हें सेहत और सफाई के हवाले से समझाते हुए अपने बैग से उससे मुतालिका चीज़ें निकाल निकाल कर दे रही थी। साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथपिक, नेल कटर, रुई के बंडल, शैम्पू, फर्स्ट एड किट और उसमें मौजूद सामान। वो सब आम इस्तेमाल की चीज़ें थीं, जिन्हें किसी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्क में भी बैठकर किसी को उनका इस्तेमाल समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वो दादाब था, कीनिया के बॉर्डर के करीब UNHCR के अफ्रीका में बड़े कैंपों में से एक, जहां अफ्रीका में कहत और खाना जंगी से मुतासरा लोगों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। और उन दोनों को वहां आए 1 हफ्ता हो गया था। दादाब में ये उनका पहला विजिट था, लेकिन वो पिछले 4 सालों में UNHCR के बहुत सारे कैंप्स में जा चुके थे। अफ्रीका, एशिया, लातीनी अमेरिका, ये उनकी तफरीह भी थी, जुनून भी और काम भी। लकड़ी की एक खाली पेटी को उल्टा कर बैठे, वैसी ही एक दूसरी पेटी को मेज बनाए और उस पर चाय के मग रखे। अपनी चाय में बिस्किट डुबो डुबो कर खाते हुए वो शदीद थकन के आलम में भी उसे देखता रहा। वो मुख्तलिफ जगहों पर नए आने वाले पनाह गजीनों के साथ उस दिन सुबह से होने वाला उनका 28वां कैंप था। वो ग्रुप की शक्ल में निकले थे और अब दो दो की टोलियों में बटे लगे खैमों में जा जाकर इंदराज करते हुए सेहत और सफाई के हवाले से सामान तकसीम करते फिर रहे थे। और अब शाम होने वाली थी। हिशाम ने अपना काम खत्म कर लिया था। गर्म पानी के फ्लास्क और पुश्त पर लदे बैग से मग और चाय का सामान निकालकर वो अपनी साथी के वापस आने से पहले ही चाय बनाकर उसका इंतजार कर रहा था। और वो अभी भी वहीं थी, इसी तरह अपने काम में महव। उसने अपना मग दोबारा चाय से भरा। वो इसके साथ दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जा चुका था और लोग कोई भी हों, जुबान कोई भी हो, उसने अपनी साथी को कभी किसी दिक्कत का शिकार नहीं देखा था। वो इशारों की जुबान की माहिर थी, लेकिन हिशाम जानता था वो इशारों के बगैर भी किसी गूंगे से उसके दिल का हाल उगलवा लेती। एक अजीब गर्म जोशी थी उसमें, जो किसी का भी दिल मोम करके रख देती, और वो अब भी कर रही थी। इन गंदे, कमज़ोर, बीमार, कहतज़दा तबाह हाल लोगों के बीच बैठी वो प्रोफेशनल महारत से अपना काम करते हुए इशारों की ज़ुबान और टूटी फूटी मकामी ज़ुबान में उनसे गपशप करने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़, औरतों के साथ मुस्कराहटों और मुआनकों का तबादला। वो अपना काम ख़त्म करने के करीब थी। उसके पास मौजूद सामान ख़त्म हो चुका था, और उस सामान से खाली होने वाला बैग उसने एक 5 साला बच्चे को उड़ाने वाले अंदाज में दिया था, जो बार बार उस बैग को लेने के लिए हाथ फैला रहा था। और फिर हिशाम ने एक छोटी बच्ची को उसके बालों में लगी हुई एक खूबसूरत हेयर पिन को छूते देखा। वो ज़मीन पर पड़े एक लकड़ी के क्रेट पर बैठी थी, और वो बच्ची उसके अक़ब में जाकर उसके तकरीबन जूड़े वाले अंदाज में लिपटे हुए बालों को छेड़ रही थी। और फिर उसने उस हेयर पिन को उतारने की कोशिश की। हिशाम ने उसे पलटकर उस बच्ची को उठाकर अपनी गोद में लेते देखा, और फिर अपने बालों में लगी हुई हेयरपिन उतारकर उसने बच्ची के घुंघरियाले बालों में लगा दी। और उसे गोद से उतारते हुए वो उठ खड़ी हुई और बिलाखिर हिशाम की तरफ मुतवज्जे हुई, जो तब तक चाय का दूसरा मग भी खत्म करने के करीब था। उन्हें वहां से अभी काफी दूर चलकर जाना था, जहां से उन्हें UNHCR की गाड़ी मिल जाती, जो उन्हें उस जगह ले जाती जहां पर उन तमाम वर्कर्स की रिहाइश थी। हिशाम ने उसे बिलाखिर अपनी तरफ आते देखा। वो दूर से मुस्कुराई। हिशाम ने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दिया। तुम हर काम बहुत जल्दी कर लेते हो। उसके करीब आकर लकड़ी के एक औंधे हुए क्रेट पर बैठते हुए उसने जैसे हिशाम को सराहा। वो वाकई अपने जिम्मे लगाए हुए तमाम काम बहुत तेजी से करने का आदी था। अक्लमंद हो इसलिए, उसने जवाबन मुस्कुराते हुए चाय का वो मग उसकी तरफ बढ़ाया, जिसमें पड़ी चाय के ठंडा होने पर उसने उसे फेंककर उसके लिए अभी दोबारा चाय बनाई थी। मुझसे भी ज्यादा, उसकी साथी ने चाय का मग हिशाम से लेते हुए बेहद जताने वाले अंदाज में कहा। तुमसे तो वाकई ज्यादा, उसने मसनूई संजीदगी से कहा। शाम अब आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। पनाह गजीनों का वो हुजूम अब आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूर अपने खैमों की तरफ जा रहा था। वो जानते थे आज उन्हें जो कुछ मिलना था मिल चुका था। एक कच्ची पगडंडी नुमा सड़क के किनारे सब्जे में लकड़ी के क्रेट उल्टाए चाय की घूंट भरते हुए वो दोनों अपनी टांगें सीधी किए, जैसे अपनी थकन उतार रहे थे। तुम्हारे लिए कुछ है। हिशाम ने चाय का आखिरी घूंट लेकर मग रखते हुए जेब से कुछ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। रईसा ने उस अंगूठी को बेहद ताज्जुब के आलम में देखा था, जो हिशाम ने उसके सामने बढ़ाई थी। एक बेहद खूबसूरत सब्ज जमर्दी डिबिया में धरी आंखों को खैरा कर देने वाली एक हीरे की अंगूठी। उसने सर उठाकर हिशाम को देखा,
वो कुछ देर के लिए जैसे चाय पीना भूल गई, जो वो मग में हाथों में लिए बैठी थी। ये कहाँ से मिली? दादाबटी इस वीराने में इस अंगूठी को देखकर जो ख्याल किसी को आना चाहिए था, वही रईसा को भी आया था। क्या मतलब कहाँ से मिली? हिशाम बुरी तरह बदका। मैंने खरीदी है, उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। कहाँ से? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। नैरोबी से, हिशाम ने जवाबन कहा। फिर मुझे क्यों दे रहे हो? उसने चाय पीना दोबारा शुरू करते हुए कहा। सवाल करने के बावजूद वो नर्वस हुई थी। उसे यकदम एहसास हुआ था कि ये क्या हो रहा है। तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, हिशाम ने एक बार फिर उस अंगूठी को उसके सामने करते हुए कहा। रईसा ने एक नज़र उसे देखा, एक नज़र उस अंगूठी को, और फिर गर्दन घुमाकर उस पूरे इलाके को। वो खारदार झाड़ियों और पनाह गज़ीनों के बच्चों बीच उसे एक डायमंड रिंग पेश करते हुए प्रपोज कर रहा था, जो किसी भी लड़की के लिए एक रोमांटिक लम्हा था, और उसके लिए भी होता अगर उसे यकदम हंसी आना शुरू ना हो गई होती। चाय का मग लकड़ी के क्रेट पर रखते हुए बेअख्तियार कहकहा लगाते हुए बेहाल होने लगी थी। हिशाम बुरी तरह नादिम हुआ और उसने डिबिया बंद कर दी। ये इस तरह हंसने का क्या मतलब हुआ? उसने रईसा से पूछा। वो अब अपनी हंसी पर काबू पा चुकी थी। हम यहाँ रिलीफ के काम के लिए आए हैं, उसने हिशाम को याद दहानी कराने वाले अंदाज में कहा। तुम कुछ और कैसे सोच सकते हो? क्यों नहीं सोच सकता? हिशाम ने बहस करने वाले अंदाज में कहा। हमेशा सोचता रहा हूँ, और बस मेरा दिल चाहा मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं तो कर दिया। रईसा ने चाय का मग दोबारा मुंह से लगा लिया। वो अब संजीदा थी। हिशाम डिबिया हाथ में पकड़े चुपचाप उसे चाय पीते देखता रहा। फिर उसने कहा, तुम कुछ नहीं कहोगी? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने बिलाखिर चाय का मग रख दिया। वो अब अपने बैकपैक को खोलकर एक रेडियो निकाल रही थी। ये जैसे गुफ्तगू का मौजू बदलने की कोशिश थी। क्यों? तुम पसंद नहीं करती मुझे? हिशाम भी यकदम संजीदा हो गया। करती हूँ, तुम्हें कोई भी नापसंद नहीं कर सकता, लेकिन शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं खुद नहीं कर सकती। तुम्हें मेरी फैमिली की रजामंदी मुझे प्रपोज करने से पहले लेनी होगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी सेट करने की कोशिश करते हुए उसने हिशाम की तरफ देखे बगैर उससे बेहद संजीदगी से कहा था। ठीक है। हिशाम ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया। मैं उनसे बात कर लूँगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। रईसा उससे कह नहीं सकी कि उसकी कौमियत उसकी फैमिली के लिए काबिले एतराज़ हो सकती थी। वो एरिक और इनाया के मामले में इमामा की राय से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थी। वो अपने तमाम बच्चों की शादियां पाकिस्तानियों से करना चाहती थी। तुम ये रिंग अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी फैमिली से बात कर लूँगा, तब तुम इसे पहन सकती हो। हिशाम ने वो डिबिया एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ाई। रईसा ने अपना हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया। वो अपने घुटने पर रखे रेडियो के साथ मसरूफ़ थी, या कम अज़ कम यही जाहिर कर रही थी। इसका फ़ायदा नहीं, अगर मैंने रिंग ले ली और मेरी फैमिली ने इनकार कर दिया तो? उसने हल्की आवाज़ में खबरें सुनते हुए कहा। हिशाम ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम्हारी फैमिली इनकार कैसे कर सकती है? वो पहली बार कुछ बेचैन हुआ था। हमें हर इम्कान सामने रखना चाहिए, रईसा ने मध्यम आवाज़ में जैसे उसे समझाया। वो इनकार कर देंगे तो? हिशाम ने पूछा। तो बस, रईसा ने कहा। यानी बस? ख़त्म? हिशाम को जैसे यकीन नहीं आया। तुम ये कैसे होने दोगी? मेरे लिए तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं है? हिशाम को जैसे ये बात हज़म नहीं हो रही थी। फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो मेरी अपनी फैमिली के लिए फीलिंग से बहुत कम है, कम अज़ कम अभी। क्या तुम अपनी फैमिली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ कर सकते हो? रईसा ने बेहद संजीदगी से कहा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, कम अज़ कम तुमसे शादी तो, उसने जवाबन कहा था। रईसा को जैसे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। रेडियो को छेड़ते हुए उसने मध्यम आवाज़ में कहा, वैसे ये जो रिंग में डायमंड है ये नकली है। हिशाम बुरी तरह चौंका। वो बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी। उसने बेख्तियार हाथ में पकड़ी डिबिया खोली और उसमें से अंगूठी निकालकर उसे आंखों के पास ले जाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैंने इसे अच्छी तरह देखा है। मेरी मम्मी के पास बहुत सारे डायमंड्स हैं, मैं डायमंड पहचान सकती हूँ, रईसा ने इसी अंदाज में कहा। वो वीकेंड पर न्यू दिल्ली गए थे और ज्वेलरी की मार्केट में फिरते हुए एक दुकान पर रईसा को ये अंगूठी अच्छी लगी थी, जो हिशाम ने उसे बताए बगैर खरीद ली थी। वो उसे इसी अंगूठी के साथ प्रपोज करना चाहता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? मैंने तो डायमंड की रिंग के तौर पर बहुत महंगा खरीदा है इसे। हिशाम हैरान होने से ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। मुझे ये थोड़ी पता था कि तुम इसे खरीदना चाहते हो, मुझे तो बस अच्छी लगी थी और ज्वेलर कह रहा था डायमंड है, तो मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी ये बताकर कि ये डायमंड नहीं है, रईसा ने उससे कहा। हिशाम ने कुछ मायूसी के आलम में इस रिंग को डिबिया में रखकर डिबिया बंद कर दी।
रईसा ने उसके तासुरात देखे और हाथ बढ़ाकर तसल्ली देने वाले अंदाज में उससे वो डबिया ली। तुम्हारा बड़ा नुकसान हो गया, उसने जैसे हिशाम को तसल्ली दी। नहीं, इतना नुकसान नहीं हुआ जितनी शर्मिंदगी है कि मैं एक नकली डायमंड के साथ तुम्हें प्रपोज कर रहा था। रईसा ने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। परेशान मत हो, मैं इसे रख लेती हूँ। अगर मेरी फैमिली मान गई तो मैं यही रिंग पहन लूंगी। वो बेख्तियार हंस पड़ा। वो अंगूठी जो वो मोहब्बत में लेने पर तैयार नहीं थी, हमदर्दी में ले रही थी। वो वाकई फलाही कारकुन थी। हंस क्यों रहे हो? वो हैरान हुई। खुश हूँ इसलिए, हिशाम ने जवाबन कहा। मुझे पत्थरों में डायमंड की पहचान हो ना हो, इंसानों में है, और मैंने एक नकली डायमंड एक असली डायमंड को दिया था। कम से कम मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं। हिशाम ने इतने साल के साथ में उसे पहली बार शर्म से सुर्ख होते देखा। वहां अब खामोशी थी, हवा की सरसराहट, उतरती शाम और उसमें रेडियो पर चलने वाला न्यूज़ बुलेटिन, जिसमें बहरीन में एक तैयारे के क्रैश होने की खबर दी जा रही थी।